कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में चर्चा के विषय है नेचुरल फार्मिंग और नस्ल सुधार करके हम आर्थिक लाभ दुग्ध उत्पादन करके कैसे ढंग ले लेवन, ये विषय में हम चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय में चर्चा करे रहा हैं श्री गौतम राय जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। राय साहब, आपके यहाँ स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। संगवारी हो, हम राय साहब से चर्चा करबो कि नस्ल सुधार करके अपन जो पशु है ओकर से दूध उत्पादन कैसे बढ़ावन और आर्थिक लाभ कैसे लेवन, ये हमार उद्देश्य है संगवारी हो। लेकिन एक पहले आवो नेचुरल फार्मिंग और नस्ल सुधार के बारे में हम फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म पहले देखबो। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है।
इसके एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू,
आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती है। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। पशुपालन के लिए प्रकृति से नजदीकी बनाए रखना जितना आवश्यक है उतना ही महत्वपूर्ण। आधुनिक तरीकों को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना हरितिका की गोद में बैठा हमारा छत्तीसगढ़ ग्राम्य जीवन से भी भरपूर है। खेतीहर किसान और पशुओं का साथ पुरातन समय से ही बना हुआ है। संख्या के मान से हमारे राज्य में पशुओं की संख्या पर्याप्त है। हाँ, नस्ल सुधार और हो जाए तो हमारा राज्य पशुधन और पशुबल के मान से भी देश का अव्वल राज्य बन सकता है। कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। शासन के द्वारा लघु कृषक, सीमांत कृषक, भूमिहीन खेतीहर मजदूर की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नस्ल सुधार जरूरी है। प्रत्येक पशुपालक की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि वे अपने द्वारा पालित पशुओं को ऐसा रखें कि वो स्वस्थ रहे, अधिक उत्पादन देने वाला रहे, बलशाली रहे और उनके लिए सौभाग्यशाली रहे। हमारे देश में गौपालन का काम वृहत रूप से किया जाना किसान भाइयों के ही हिस्से में आता रहा है। इसके पीछे बहुत सी ठोस वजह भी है, जैसे पशुपालन के लिए आवश्यक चारे का आसानी से उपलब्ध हो जाना, ग्रामीण क्षेत्रों में चराई योग्य भूमि का बहुतायत में पाया जाना, बलशाली पशुओं का कृषि कार्य में प्रबल भागीदारी होना, पशुओं से प्राप्त गोबर का खाद के रूप में इस्तेमाल होना। हमारे राज्य की जलवायु और हमारी आवश्यकताओं के मान से मुख्यतः 4 तरह की उत्कृष्ट नस्ल के गायों का उपयोग पाए गए हैं, जैसे निमाड़ी, केनकथा, मालवी और गौलव। इनमें दूध उत्पादन की क्षमता गजब की होती है। ये गौवें प्रति ब्यात 500 से 700 लीटर दूध का उत्पादन करती है। इन्हीं नस्ल के बैलों का उपयोग खेती किसानी में ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि ये बैल अन्य बैलों की तुलना में अधिक परिश्रमी होते हैं। पशुओं के लिए कौन सा आहार बेहतर होगा और उनके आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होनी चाहिए, पशुओं के क्रय करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जानी चाहिए। पशुपालन में सावधानियों और सतर्कता बना रहना आवश्यक होता है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी मौलिक कर्तव्य होता है बल्कि हमारी ये आर्थिक जरूरत भी होती है। जब हम अपनी डेयरी या निवास के लिए दुधारू गोधन लेने जा रहे हो, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ऐसी गाय खरीदें जिनसे अभी हाल ही में बछड़ा जन्मा हो, या 2 या 3 ब्यात के पशु ही खरीदने चाहिए। जानकारी की राय में पशुओं को बांधने का स्थान खुला और हवादार होना चाहिए। साथ ही ये जगह समतल और साफ सुथरी भी होनी चाहिए, ताकि गोधन को संभावित चोटों और रोगों से बचाया जा सके। गंभीर बीमारी से ग्रसित गायों को अलग स्थान पर रखना चाहिए।
ताकि शेष गायों को बीमारी के संक्रमण से बचाया जा सके। विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की राय लेने वाले पशुपालकों को ये राय भी मिल जाया करती है कि क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा नस्ल उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जानकारों से और भी बहुत कुछ सीखने को मिला करती है। मसलन गर्भवती गौवों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए, पैदा होने वाले बछड़ों को किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर होता है वगैरह। इस तरह से कहा जा सकता है कि आधुनिक रूप से पशुपालन का काम करके हम धन और धर्म दोनों ही कमा सकते हैं। तो किसान भाई हो देखे वो भी नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती किसी ढंग ले करे जाते आपो मोल कर करके अपन आमदनी ला बढ़ा सकता और पशु नस्ल सुधार करके कैसे हम दुग्ध उत्पादन ला बढ़ा सकथन और आर्थिक लाभ ले सकथन। तो आओ हम गौतम साहब से चर्चा करबो और विस्तार पूर्वक चर्चा करबो। गौतम साहब आप बताते कि पशु के जो नस्ल सुधार करना है उनमें का बात के विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए किसान भाई ने? जी, पशु नस्ल सुधार उसी तरह से महत्वपूर्ण है जैसे अभी हमने नेचुरल फार्मिंग में देखा जी। गोबर का बहुत ज़्यादा एक तरह से रीढ़ की हड्डी है नेचुरल फार्मिंग का, और गोबर अच्छा आए पशु अच्छा हो इसकी रीढ़ की हड्डी पशु नस्ल सुधार है। जी जी। तो नस्ल सुधार में हमें हमारे जो प्रदेश में गिर नस्ल जी, साहिवाल नस्ल जी, रेड सिंधी और कांकरेज, ये तीनों की ये चारों की ये जो बीज है जी जी, ये कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में उपकेंद्रों में पशु चिकित्सालयों में ये उपलब्ध रहते हैं। और विभाग पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर हैं और जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं इन लोगों के मोबाइल नंबर हर पशुपालक के पास होना चाहिए जी। और उन लोगों को जैसे गाय गर्मी में आती है तो उसके लक्षण को पहचानने हैं और उनको संपर्क करके उनको बुला करके कृत्रिम गर्भाधान करवा लेना चाहिए। उससे पाड़ा रखने का खर्च भी बच जाता है जी जी। और जल्दी से काम भी हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि गाय की गर्मी अगर सुबेरे आ रहा है तो शाम को जो है उसका बीज डल जाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए। और अगर शाम को या रात को अगर वो गाय गर्मी में आ रही है तो अगले दिन सुबह जो है उसका कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए। मतलब हम इसको बोलते हैं सुबह शाम वाला नियम। हाँ। सुबह गर्मी तो शाम तक हो जाना चाहिए, शाम को हुआ तो सुबह तक हो जाना चाहिए। तो गौतम साहब जी ये एक किसान भाई है जैसे होकर देसी गाय है जी, अब वो गाय हीट में आवत है गर्मी में आवत है जी, तो ओकर लक्षण का होते है? हाँ, जो सबसे प्रारंभिक लक्षण होता है जी, ये गाय के पीछे की तरफ जो योनि है उसमें चिकना पदार्थ एक स्त्राव गिरता है जी जी, तो उसको पहचानना है। गाय बार बार रंभाती है, चिल्लाती है, आवाज करती है, उसको पहचानना है। और बार बार पेशाब करती है जी जी। ये चीज जो है उसके सामान्य जो समय से थोड़ा अलग है। तो इसको गाय को देखना चाहिए सुबह शाम दोपहर को। पशु मालिक जो है एक चक्कर अपने पशुओं का करना चाहिए, खासकर पीछे वाले एरिया से मादा पशुओं के लिए। जैसे उनको ये लक्षण दिख जाता है तो ये होते हैं प्रारंभिक लक्षण। थोड़े देर बाद 3-4-5 घंटे बाद ये लक्षण में थोड़ा बदलाव आता है। चिकना पदार्थ जो है थोड़ा सा हल्का सा पीला कलर का हो जाता है और गाय जो है ना दूसरे गाय पे चढ़ने की कोशिश करती है और जोर से चिल्लाती है और पैर पटकती है और इस तरह के कुछ लक्षण सामने दिखते हैं। तो ये समय होता है जब अपने को उसी के कुछ घंटे के अंदर कृत्रिम गर्भाधान हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर समय पे कृत्रिम गर्भाधान नहीं हुआ तो फिर वो हीट का जो समय है वो समय निकल जाता है। और समय निकल जाने से तो कुछ होता नहीं है, लाभ ये तो दुनिया जानती है। जी जी जी। किसान भाई हो, अभी गौतम साहब जो बताई से कि समय की ख्याल बहुत रखना है कि आपके जो देसी गाय है अगर हीट में आवत है तो लक्षण जानना है और डॉक्टर के मोबाइल नंबर रखना है और वो बेरा में अगर कृत्रिम गर्भाधान हुआ थे तो ज़रूर वो मतलब सक्सेस हुई, सफल हुई। तो ये बताते
कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि चरवाहा खेत में चरावर लग गए थे, तो जब चरावा थे और वो समय अगर गाय हिट में आ गए और वहाँ देसी बछड़ा जो रिथे या देसी जनला हमन गोल्लर की देथन, वो छोटे छोटे रिथे देसी है, ओकर साथ अगर संपर्क में आ गए तो ओला रोके बर कैसे करना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे प्रदेश में चरवाहे जो है, हाँ, आप जानते हैं हमारे प्रदेश में चरवाही और बरवाही प्रथा, हाँ, ये बहुत प्रचलित है, खासकर ये जो बीच का जो छत्तीसगढ़ है, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में प्रॉपर, हाँ, इसमें ये प्रथा है। चरवाहे जो है ये भली भांति जानते हैं गाय का हीट का लक्षण, हाँ, उनको कृत्रिम गर्भाधान कब करना चाहिए, आमूमन वो जानते हैं इस चीज़ को। तो पशु मालिक को चाहिए कि चरवाहा को बता के रखे कि देखो हमारा गाय अगर हीट में लक्षण आ रहे हैं तो उसके वापस कर दो, वापस घर ले आओ। और हर 28 दिन बाद जब गाय का हीट आएगा तो अपने को मालूम है पिछले दिन थोड़ा सा लिख के भी रखना चाहिए। तो उसते दिन बाद जब गाय दोबारा हीट में आएगी तो उसको चरवाहा के पास ना दे करके घर में ही बांध के रखना चाहिए। 1-2 दिन में वो हीट में आ जाएगा और ये समस्या से आप निदान पा जाएंगे। ये है। हाँ, नहीं तो छोटे बछवा के संपर्क में आ जाए तो फिर नस्ल तो बन नहीं पाएगा। अच्छा, ये जैसे कि एक भ्रांति है गांव में कि गिर नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, और आप एक रेड वाले जो नस्ल होता है वो नस्ल के जानवर थोड़ा बड़े रहते, तो एक भ्रांति है ला, आप बताओ किसान भाई मन ला कि वो तो एक बड़ा नस्ल के बच्चा ला वो देसी गाय कैसे जन्म पाही, कैसे प्रसव हो पाही? हाँ, ये बात है, थोड़ा कभी कभी ये समस्या दिखता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो है ना, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सबसे पहला ये सोचना है कि अगर मुझे मेरे गाय का नस्ल सुधार मुझे करना है तो उस गाय को मुझे तैयार करना पड़ेगा ना। हाँ, तो हमें उस गाय को थोड़े दिन साल पहले से 1 साल से हमें उसको अच्छा खुराक देना है। खुराक में 2 किलो दाना हर दिन देना ही है। दूध आए कितना कम ज़्यादा, लेकिन 2 किलो देना ही है। साथ में हरा चारा और सूखा चारा भी देना है। तो उस गाय को हमको तैयार करना पड़ेगा ताकि वो अगर भारी नस्ल का अगर बीज डलता है तो उसको जनने लायक बन जाए। साथ में अपने को ये भी देखना है कि जो गाय हमारा जो दूसरा नस्ल है तो हम कौन सा नस्ल का चयन करेंगे। तो देखिए, हमारे प्रदेश में जो गिर साहिवाल है ये भारतीय नस्ल है और ये जो विदेशी नस्ल होते हैं जिनके और भारी शरीर रहता है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो उससे बेहतर है कि गिर साहिवाल कांकरेज ऐसे गाय को का बीज वो डलवाए, तो उससे ज़्यादा ये समस्या नहीं आएगा। संगवारी हो, गिर नस्ल है, साहिवाल नस्ल है और रेड कांकरेज जो है वो हमारे देसी गाय के व्यवहार से मिलते जुलते, वातावरण से मिलते जुलते। अगर वो कर से कृत्रिम धान अगर आप करवाए हो और बच्चा जनगे तो बच्चा मतलब बहुत स्वाभाविक रूप से बढ़ी और एक अच्छा नस्ल के आप ला जानवर मिली। गौतम साहब, आप बताते कि जब बच्चा जन गए और बच्चा जने के बाद गाय में दुग्ध उत्पादन में का प्रभाव पड़ते नस्ल सुधार से? देखिए, जो गाय अगर मान लीजिए देसी गाय है और अपन ने उसमें बीज डलवा के साहिवाल नस्ल गाय तैयार कर रहे हैं, उसका बच्चा साहिवाल नस्ल का होगा, लेकिन उस गाय का दूध तो बढ़ेगा नहीं। वो तो उसका बच्चे का दूध बढ़ेगा। तो वो बच्चा अगर नर है तो वो खेत में काम आएगा, और अगर मादा है तो वो जब बड़ी होगी और वो जब बच्चा जनेगी और उसका जब दूध आएगा तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर एक देसी गाय का दूध मान लीजिए 2 लीटर है और जिस गाय का अपन बीज डलवा रहे हैं वो 10 है, तो 2 और 10 गुणा 12 हुआ। तो 12 का आधा मतलब 6 से 7 लीटर दूध उस बच्चे का जब वो जनेगी, जब वो माँ बनेगी तो 6 से 7 लीटर दूध आ जाएगा। मतलब 1 लीटर से अगला जो पीढ़ी है उसका वो 1 से 2 से ज्यादा बढ़ करके वो 6 से 7 तक पहुंच जाएगा। तो ये एकदम से प्रभाव दिखता है और इससे आमदनी बढ़ेगी। जी। संगवारी हो, डॉक्टर गौतम साहब बहुत बढ़िया बात बताई से कि आपकी देसी गाय है, वो में कहूँ गिर नस्ल साहिवाल नस्ल के आप मन अगर वो बच्चा लेना था चाहा था और बच्चा ले लो तो जैसे कि वो 10 लीटर दूध देने वाली और हमारे देसी गाय दूध, तो
तो 12 से आधा 6, तो हमला तो मतलब 4 लीटर रोज के, 4 सुबह 4 और शाम के 4, 8 लीटर दूध आपला अतिरिक्त रूप से प्राप्त होई, तेकर कारण ओकर से आर्थिक लाभ बढ़ेबे करी। बिल्कुल। तो ये बताता हूँ कि जब हम नस्ल सुधार से हम बच्चा पा गए तो बच्चा के देख रेख किसी कारण कि वो एक स्वस्थ और अच्छा नस्ल के बने गाय। देखिए बच्चे का जो शुरुआत में आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा माँ का पहला दूध जी वो उसको पिए। हाँ, अमृत के समान अमृत के समान है। वो इंसानों के लिए भी है और गाय के लिए भी है, बकरी के लिए भी है, भैंस के लिए भी है, सबके लिए है, और मनुष्य के लिए भी, मनुष्य के लिए भी है जी। तो वो जो पीयूष बोलते हैं या अलग पीयूष बोलते हैं, तो वो उसको बच्चे को पूरा ग्रहण करना जरूरी है। तो उसके बाद अगर बचता है तो फिर इंसान उसको फिर इस उपयोग कर सकता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। दूसरा उसको सही समय पे नहलाना धुलाना और शुरुआत के कम से कम 1 से 2 माह वो माँ के दूध पे ही रहे। तो इससे किसान जो है उसको लगता है कि मेरा दूध तो बच्चा पी जा रहा है तो मार्केट में कम जाएगा, लेकिन वो उसके लिए नींव की जैसे काम करेगा। आगे जाके उसके स्वास्थ्य बहुत अच्छा फिर वो जाकर के एक बड़ी गाय बनेगी और तो बड़ा बैल बनेगा। थोड़े शुरू में अपन जिसको बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, है ना, लागत तो लगती है। जी, तो थोड़ा सा लागत लगाएं और बच्चे को स्वस्थ रखें, दूध पिलाएं उनको थोड़ा शुरुआत में 2 महीने तक, उसके बाद ऊपरी दाना शुरू हो जाएगा। अक्सर देखे में आते क्योंकि हम भी किसान हैं और हमरो यहाँ जानवर है और हम पालतन जी। तो जब वो बच्चा रिथे और बच्चा थोड़ा चारा पकड़ना शुरू करते तो मिट्टी विट्टी चाटना पड़ तो कृमि के बहुत शिकायत होते और कृमि की वजह से बच्चा के मृत्यु दर हर बहुत देखे में आती। बिल्कुल। तो ओला कैसे बचा उनकी बच्चा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बच्चे में या बड़े में गाय जो है चूंकि बाहर रहती है और तरह तरह के चीज़ें खाते हैं जो अलग तरह से अलग अलग जगह मिलता है, तो कृमि के अंडे जो है ना उसको पाचन तंत्र में जाता है। जी। सबसे बेहतर होगा, आज के डेट में एलोपैथिक दवाई इतना अच्छा प्रभाव, साइंस इतना, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, साल में केवल 2 बार एक ऐसी दवा जो सारे कृमि को एक साथ खत्म कर दे वो दिया जा सकता है। ऐसे एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, इसके बड़े बड़े बोलस आते हैं बड़े गाय के लिए और उसका 1/4 छोटे बच्चे के लिए। ये साल में 2 बार देने से कृमि का समस्या कभी नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा किसान भाई हो। अभी डॉक्टर गौतम साहब बहुत विस्तार पूर्वक पशु नस्ल सुधार और ओकर से दुग्ध उत्पादन बढ़ा के आर्थिक लाभ के लिए विस्तार से बात कही। खासकर कृमि में भी दवाई दे करके बच्चे ला स्वस्थ रखे जा सकते, ओकर लालन पालन, नहलाना, साफ सफाई, कोठा के साफ सफाई, फिल्म में भी देखे हो कैसे वातावरण रखना है, और गोबर भी है दूध की तरह बहुत उपयोगी है। संगवारी हो आज बहुत विस्तार पूर्वक आज चर्चा करें प्राकृतिक खेती के बारे में और पशुधन के नस्ल सुधार के बारे में। तो संगवारी हो और आप मन से हम विदा लेबो। तो डॉक्टर साहब आज बहुत विस्तार पूर्वक आप चर्चा करें, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो जाए के बेरा होगे तो जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। Thank you.